नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो वो है चुनावी प्रचार, चुनावी हार और जीत। फिर चाहे देश में कुछ भी होता रहे और आज एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है। एक तरफ जहां पहलगाम में जिन 28 लोगों की जान गई, उनके परिवार के अभी आंसू जो है वो सूखे भी नहीं है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री बिहार में पहुंच गए हैं, बिहार के मधुबनी में। और मधुबनी में जाकर जिस तरह से उन्होंने चुनावी प्रचार किया है और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, मैं चाहूंगी टीम से कि वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां पर वो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर हंसी ठिठोले हो रहे हैं आपस में। ये पूछा जाना चाहिए, देश जब गमगीन है, देश जब सवाल पूछ रहा है, देश जब ये पूछना चाहता है कि आखिर कब उन आतंकियों पर कार्रवाई होगी, आखिर देश कब कार्रवाई करेगा, ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे हुए हैं? बिहार। और देखिए किस तरह से नीतीश कुमार से हंसी ठिठोले करते हुए वो नजर आ रहे हैं, बाकायदा तौर पर बातें करते हुए वहां पर बोलकर बिल्कुल एकदम नॉर्मल अंदाज में जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर जनता में सीधे तौर पर गुस्सा नजर आ रहा है, सोशल मीडिया इससे पटा पड़ा है और सोशल मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि वो बिहार का कार्यक्रम अपना रद्द नहीं कर सकते थे। ये तो बताया गया कि कैसे सऊदी अरब से देखिए फौरन प्रधानमंत्री देश वापसी उन्होंने कर ली, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जा रहा उस गुलाम मीडिया की तरफ से कि आखिर मधुबनी जाने की जरूरत क्या थी। क्या जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तमाम प्रदर्शन कार्यक्रम रद्द कर सकता है, जब राहुल गांधी अमेरिका का दौरा रद्द करके हिंदुस्तान लौट सकते हैं और उसके बाद CWC की मीटिंग और फिर उसके बाद सरकार से ये दबाव बनाना कि सर्वदलीय बैठक की जाए और लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी राज्य है मधुबनी जाना वाकई में क्या इतना जरूरी था कि उसको टाला नहीं जा सकता था? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि सर्वदलीय बैठक जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर की जाए। सर्वदलीय बैठक है, लेकिन ना तो जेडीयू उसमें हिस्सा लेने जा रही है और ना ही प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं, बल्कि बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। और जेडीयू का कोई भी लीडर इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो पहलगाम में जो कुछ हुआ, किस तरह से निर्दोषों की जान ली गई, किस तरह से निर्मम उनकी हत्या की गई, परिवारजन जो है उनके आंसू नहीं सूखे। अभी जो पार्थिव शरीर है उनके घरों पे पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। परिवार के लोगों के साथ दूसरे दूसरे लोग जो है वो आकर उनको सांत्वना दे रहे हैं और पूरा देश गुस्से से उबला हुआ है, ये मांग कर रहा है कि देश जो है वो कार्रवाई करे। उस वक्त देखिए क्या कुछ किया जा रहा है। ये वो ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि जेडीयू का कोई भी लीडर सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। और दूसरा पवन खेड़ा की तरफ से फिर ये ट्वीट किया गया है। पवन खेड़ा ने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी इज इलेक्शंस, जेडीयू's प्रायोरिटी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑल पार्टी मीटिंग ऑन टेरर अटैक कैन वेट। तो उन्होंने लिखा है कि जेडीयू की जो प्राथमिकता है वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता इलेक्शन है और ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर, वो इंतजार कर सकती है। ये है नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी। एक तरह से साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कैसे कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वह है चुनावी हार और जीत। और यही वजह है कि कानपुर का दौरा रद्द कर दिया उन्होंने, लेकिन बिहार का नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है लेकिन बिहार में चुनाव है। और वहां से बिहार से अंग्रेजी में उन्होंने जिस तरह से अपना भाषण दिया और अचानक से वो अंग्रेजी में जिन्होंने बदला है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में जाकर अंग्रेजी में भाषण प्रधानमंत्री ने क्यों दिया है, क्योंकि सामने बैठे लोग आपको दिख रहे हैं कि उनको कौन सी भाषा समझ में आ रही होगी। क्योंकि फिर ये बताया गया कि नहीं, देखिए वहां से पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि बिहार की सॉइल से, अब ये लोग समझ रहे हैं
हैं कि उन्होंने बिहार की सॉइल से क्यों कहा, यानी कि बिहार की मिट्टी से, अंग्रेजी में क्योंकि बोल रहे थे, बिहार की मिट्टी की जगह उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी क्यों नहीं कहा, उन्होंने इंडियन सॉइल इस्तेमाल नहीं किया। अब आप क्यों है, और अब इसने आरजेडी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, देश की जनता अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो आप बातें कर रहे हैं कि बुरे निस्त नाबूद कर दिया जाएगा, आखिर तक इसको देखा जाएगा, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने आज कही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक्शन कब लिया जाएगा। जिन 5 चीजों की बात कही गई है कि 5 एक्शन लिए जाएंगे, जिसमें सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उसकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है। उसमें भी मैं आपको एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगी, मीडिया में आपको ये बताया जा रहा है कि उसको पूरी तरीके से जो वाटर ट्रीटी है उसको खत्म कर दिया गया है। पहली बात तो इस तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो एक तरह से पार्टी है, यानी कि अगर इसको खत्म करना होगा तो इसमें वर्ल्ड बैंक को इसमें शामिल होना होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पार्टियां इसमें शामिल होंगी। यही ये सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो ये है। उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है वो है एबियंस। एबियंस का मतलब है एग्जैक्टली अगर मैं आपको इंग्लिश में इसको बताऊं तो एबियंस का मतलब है डिसयूज और सस्पेंशन, यानी कि फिलहाल के लिए सस्पेंशन, यानी कि इसको ना तो स्थगित किया जा रहा है ना रोक लग रही है। ये कहा गया है एबियंस का मतलब डिसयूज, यानी कि जब तक कुछ दिन के लिए इस पर इस तरह से रोक लगाई गई है कि पाकिस्तान इसका जवाब दे कि आगे वो टेररिज्म पर क्या करने जा रहा है। तो ये कह देना कि पूरी तरीके से वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया गया है, वो इस तरह से खत्म भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि भारत पर यह हमला हुआ है, इसको इसी तरह से दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन पूरा मीडिया जो सस्ती टीआरपी के लिए जो दिन रात 11 साल से सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमान, जो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाता है, उसको एक छोटे से छोटा मौका चाहिए जहां वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके, वो उसे मौका चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट्स में बैठकर नफरत फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए उनको मार दिया गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे मुल्क से आए जो आतंकी थे उन्होंने भारत पर हमला किया, उन्होंने किस तरह से जो बेकसूर निर्दोष मासूम सैलानी थे जो अपनी खुशियों को वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, खुशियां मनाने के लिए गए थे, उनको वहां पर गोलियों से भून दिया गया। ये होना चाहिए था, लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और आप ये देखिए उसका नतीजा क्या है, कई इस तरह की वीडियो सामने आई हैं, जयपुर से आई हैं, हरियाणा से आई हैं, जहां टारगेट करके मुसलमानों से नाम पूछकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। एक और मौका मिल गया है ऐसे वक्त में जब पूरे देश को 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनको एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया कि वो धर्म पूछकर मार रहे थे, यानी कि उनका मकसद हिंदू मुसलमान देश में करना था, तो आप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उन आतंकियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह से हिंदू मुसलमान करके। और जब जो लोग वहां पर थे, आई विटनेस जो थे, जो लोग वहां पहलगाम में थे उस वक्त, उन लोगों को जब बुलाकर बात की जा रही है और जब वो उनके एजेंडे पर, यानी कि जो गुलाम मीडिया है उनके एजेंडे पर जब वो खरे नहीं उतर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपसे नाम पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आप हिंदू हैं या क्या हैं, जब उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमारी तो वहां जो कश्मीरी मुसलमान थे, जो कश्मीरी थे, उन्होंने मदद की, उन्होंने हमारी जान बचाई, वो आगे आए, उन्होंने हमसे, टैक्सी वालों ने पैसे नहीं लिए, घोड़े वालों ने पैसे नहीं लिए, होटल वालों ने पैसे नहीं लिए, हमें खाना फ्री दिया गया, हमें पानी दिया गया, हमें हमारी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया, तमाम कश्मीरी हमारी सेफ्टी के लिए आ गए और 1.5 घंटे तक वहां पर कोई नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। किसने बचाई हजारों लोगों की जान? उस वक्त वहां मौजूद लोकल्स ने, वहां मौजूद कश्मीरियों ने। लेकिन अब देखिए कि कैसे
इस एक टेरर अटैक को सहारा बनाकर, उसको बेस बनाकर किस तरह से नफरत जो है वो पूरे देश भर में परोसी जा रही है। और आपको ये पता है कि जब जब हिंदू मुसलमान किया जाता है, जब जब नफरत की ये बयार बहती है, जब जब इस तरह से देश को मजहब में बांटा जाता है, तो किस पार्टी को फायदा होता है और कौन सी वो पार्टी है जो इससे फायदा हासिल करती रही है। शहीदों के नाम पर कौन सी वो पार्टी है और कौन से वो नेता हैं जो वोट जिन्होंने मांगा है, जिन्होंने पुलवामा के शहीदों के लिए वोट मांगा और कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको किस तरह से शहीदों के नाम पर अपना पहला वोट करना चाहिए। और आज भी लगभग उसी तरह की तस्वीर ही हमें देखने के लिए मिल रही है। देश सवाल पूछ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देश सवाल पूछ रहा है गृह मंत्री इस्तीफा कब देंगे। देश सवाल पूछ रहा है जो 7 लाख वहां पर सैनिक मौजूद हैं उनको इनपुट क्यों नहीं मिले। 2 हफ्ते तक अगर वो रेकी कर रहे थे तो आखिर ये इनपुट जो है वो सेना को क्यों नहीं मिले, सरकार तक ये इनपुट क्यों नहीं पहुंचे। वो कैसे लोकल्स के साथ अगर मिलकर ये इतनी बड़ी साजिश वो रच रहे थे, उन्होंने पूरी रेकी की, उन्होंने ये देखा कि ये सैलानियों का ये इलाका है, तो ऐसे में हमारी सरकार और हमारी सेना क्या कर रही थी, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि वीआईपीज के लिए तो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला होता है, सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है, लेकिन वो आम इंसान जिसके टैक्स के बल पर ये सारी सिक्योरिटी वो नेता हासिल करते हैं, आखिर उस आम इंसान के लिए ही कोई सिक्योरिटी वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी। ये कोलैप्स कैसे हुआ, ये फेलियर कैसे हुआ। चलिए आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। फिलहाल 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। स्क्रीन पर आप डॉक्टर सुनीलम को देख सकते हैं, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता भी हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत डॉक्टर सुनीलम जी आपसे मैं करना चाहूंगी, ये जो डिटाई है इसको आप कैसे देखेंगे। जो तस्वीरें आपने अभी स्क्रीन पर भी देखी होंगी, जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जिस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार तो बाकायदा तौर पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं तो पढ़ के दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि वहां से अंग्रेजी में आपको अपनी स्पीच देने की क्या जरूरत थी, सडनली ये टर्न क्यों। ये साफ तौर पर लग रहा है क्योंकि वो आने वाला चुनावी राज्य है, इसीलिए वहां की सभा को कैंसिल नहीं किया गया। भले ही पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा हो कि आखिर ये फेलियर किसका है। और सवाल ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए था देश के जनता के सवालों का, देखिए वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके ऊपर तो सबकी नजर है, लेकिन सबसे पहले मैं सैयद आदिल हुसैन का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि वहां पर घोड़ों से बच्चों को घुमाते थे, सैलानियों का। उन्होंने जिस तरीके से आतंकियों को उनकी बंदूक को पकड़ने की कोशिश की, बंदूक छीनने की कोशिश की और उसमें वो शहीद हो गए। मुझे लगता है कि एक और गणेश शंकर विद्यार्थी इस देश में, जम्मू कश्मीर के अंदर, दुनिया के अंदर पैदा हुआ, जिसने एक पैगाम दिया कि वो डरने वाला नहीं है और वो अपने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ये भाषण का मामला नहीं है, उसने ये करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैं उसकी बहादुरी को, उसके जज्बे को, उसकी इंसानियत को सलाम करना चाहता हूं। अब इसके तुरंत बाद क्या हुआ वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुरंत बाद 1.5 घंटे तक तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो सेना पहुंचनी थी, अर्धसैनिक बल पहुंचने थे। जम्मू कश्मीर में कम से कम 50 बार अभी तक गया हूं, कश्मीर के इलाके के अंदर भी 20-25 बार गया हूं। 10-10 मीटर के ऊपर वहां पर फौज दिखलाई पड़ती है, लाखों की फौज है, 10 से 12 लाख की फौज वहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ में वहां मौजूद है। और पहलगांव के अंदर कोई मौजूद नहीं था, और इतनी बड़ी घटना के बाद भी तुरंत कोई वहां पर नहीं पहुंचा, कोई एयर इवैक्यूएशन भी नहीं हुआ, कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये पता चलता है कि ये पूरी घटना के लिए वहां की सिक्योरिटी जो
एजेंसीज हैं, वहां पर जो एक हमारे जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और गृह मंत्री हैं, ये डायरेक्टली वहां के लिए जिम्मेदार हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जो परिवारजन जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, वो कश्मीरियों से शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं सिक्योरिटी के अभाव की शिकायत कर रहे हैं। अभी जो गुजरात के अंदर ही आज जो आया है वो शीतल कराथिया का, उनकी जो वाइफ थी, वो बता रही हैं कि कैसे वहां पर जो है किसी तरीके का सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, ये बात सामने बोली। अब आपने प्रधानमंत्री का कहा, तो प्रधानमंत्री तो केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानते हैं और वो पूरे देश और दुनिया के अंदर इसी तरीके से, इसी नाम से वो जाने भी जाते हैं। तो वो तो उसका लाभ लेने के लिए, जैसे पुलवामा का लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था इस घटना को, उसी तरीके से इस घटना का लाभ लेने के लिए वो तत्काल बिहार पहुंच गए। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे जाना चाहिए था कश्मीर, जिसे जाना चाहिए था पहलगांव, जिसे जाकर के खुद सिक्योरिटी के जो है वो सब इंतजामात के लिए, भारत की सुरक्षा को लेकर के उसका मीटिंग्स करनी चाहिए थी। उसकी जगह पर ये पब्लिक मीटिंग लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये बिहार के अंदर पहुंचे हुए थे। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ में जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उसका जो है आप देखिए कि तुरंत बाद लाल चौक पे क्या हुआ। लाल चौक के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां पर भाईचारे के नारे लग रहे थे, वहां पर इंसानियत के नारे लग रहे थे। पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर लोग कैंडल मार्च निकालने का काम कर रहे थे। वो कोई प्रायोजित नहीं था, वो स्वतः स्फूर्त था। पूरा का पूरा जम्मू अभी जब बंद हुआ तो उसके अंदर मतलब, और जम्मू अकेला बंद नहीं हुआ, कहा तो उन्होंने जम्मू का कॉल दिया था कुछ पार्टीज ने, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ बंद हुआ। मतलब इससे ये पता चलता है कि किस तरीके की एकजुटता जम्मू कश्मीर के अंदर भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ है। अभी जो बात आपने कही कि भाई आप आखिरकार किसकी मदद कर रहे हैं ये पोलराइजेशन करके, उस बात को तो जनरल मुनीर ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। वो तो उन्होंने ये कहा और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई मामला तो टू नेशन थ्योरी का है। हम लोगों ने कहा हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इस आधार पर हमारा अस्तित्व बना, पाकिस्तान बना। अब उसी काम को हमारे देश के अंदर कम्युनल फोर्सेस अगर कर रही हैं और उसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुखद और शर्म क्या हो सकती की बात क्या हो सकती है कि आप जो फॉर्मेशन ऑफ जो पाकिस्तान है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से गलत साबित हो गया। जिस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश बना और बांग्लादेश के अंदर भी जिस तरीके की घटनाएं हुई, ये बात साफ हो गया कि इस्लाम के आधार पर या धर्म के आधार पर जो है वो कोई राष्ट्र बनता नहीं है। लेकिन वही बात चलाने की कोशिश हो रही है। तो बहुत बड़ा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी या उसके जो समर्थक लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। और इस समय मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहां पर चुनाव हुआ, वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, उसको डिरेल किया जा रहा है। मुझे तो ये देख करके आश्चर्य हुआ कि जब अमित शाह गए, मीटिंग लेने के लिए गए, तो पहले तो मतलब एक किस्म से कर्टसी के तौर पर सीएम से बात हो गई। इसके बाद में जब एक्चुअल मीटिंग होने वाली थी, है ना, फौज के अधिकारियों के साथ, उससे उनको बाहर कर दिया गया। अब आप सोचिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आप उनके सामने शेयर नहीं करना चाहते। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो यह है कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करना चाहता है, पाकिस्तान डिरेल करना चाहता है, वहां की फौज डिरेल करना चाहती है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि वहां की इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोग तो पर्यटन से ही अपनी कमाई करते हैं। और आपने पर्यटन के सीजन में जब इस तरीके की बड़ी वारदात जब हो गई या मतलब कर दी गई या करवा दी गई, जो भी इसका विश्लेषण निकलता हो, लेकिन असल उसका नतीजा यह है
कि कुल मिलाकर के पूरा का पूरा पर्यटन का जो एक उद्योग जिसे कहा जाए वो पूरी के तरीके से ये ठप हो गया। तो हमारा जो है इसके जी अंदर महत्वपूर्ण पक्ष इसके अंदर ये रहना चाहिए, जो लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो किसके खिलाफ लिया है। मेरा तो एकदम स्पष्ट तौर पे कहना है, आप सिंधु नदी वाला समझौता आप रद्द कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वहां के किसानों की पानी का से सिंचाई नहीं हो पाएगी। तमाम सारे जो है 6 नदियों के साथ में जोड़ करके जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, सिंधु नदी का, आप उससे लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो आप जो फौज ने साजिश की, वहां के आतंकवादी संगठनों ने, लश्कर ए तौबा उसने तो बाकायदा जिम्मेदारी लेने का काम किया, उसका एक रेजिस्टेंस आउटफुट जो है उसने, तो आप उसकी सजा वहां की जनता को देने का काम करोगे। आपने अटारी बॉर्डर पूरा बंद कर दिया, आपने कहा कि 48 घंटे के अंदर सब लोगों को देश को छोड़ना पड़ जाएगा। ये कोई छोटी बात है? जिस तरीके के परिवार के रिश्ते हैं, हम लोग जब भी कभी जाते हैं तो ये बात हम देखते हैं पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कि आजादी के पहले और बाद में आधे से ज्यादा रिश्तेदारियां वहां पर आज भी बनी हुई हैं। हम जब बंगाल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे बंगालियों की आधे से ज्यादा रिश्तेदारियां बांग्लादेश के साथ में, जो कि पहले पाकिस्तान था, उसके साथ में बनी हुई हैं। तो आप एक डिसीजन लेकर के आप किसको सजा दे रहे हो? जनता को दे रहे हो। अरे आपकी हिम्मत है तो आप करो ना, पूरा देश साथ में है, करो कार्रवाई। लेकिन कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है, आप केवल उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं, और ये देश के लिए जी बहुत शर्म का विषय है कि प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स कर रहा है, वोट कबाड़ने की कोशिश कर रहा है, और लोगों की सिक्योरिटी का जो इंतजाम होना चाहिए वो इंतजाम करने के अंदर पूरी तरीके से सरकार असफल है। गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो अजीत डोभाल हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी फेल्योर है, इसमें जनता की, हिंदू की, मुसलमान की कोई भूमिका नहीं। जी बिल्कुल। इसको जिन जो शहीद हो गए, मैं उनको शहीद ही बोलूंगी, और डॉक्टर सुनीलम ने भी उन्हें शहीद ही बोला है। जो लोग वहां पर शहीद हो गए, जो बेजा मारे गए, उनको हिंदू बताकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अभी भी आप ये देखिए कि वहां पर मौजूद एक तरह से लोगों के मुंह में जो है वो अल्फाज ठूसे जा रहे हैं कि आप ये बोलिए कि नहीं नहीं आपसे पूछा गया था, नहीं नहीं आप ये बताइए। और जब कोई इस एजेंडे पर उनके काम नहीं कर रहा है तो फौरन उसको स्क्रीन से हटा दिया जा रहा है। यही देखिए, यही होता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और आप ये देखिए कि भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी एक पोस्ट लिखी है, और पोस्ट लिखकर उन्होंने नजाकत भाई, जो कि वहां पर घोड़ा चलाते थे, उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा कि आपकी वजह से हमारी जान जो है वो सुरक्षित हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य है। उसने बाकायदा तौर पर ये पोस्ट लिखी। सोचिए उसे कितना मजबूर होना पड़ा होगा ये लिखने के लिए भी। और इसी तरह की इंसानियत की न जाने कितनी कहानियां हैं जो बार बार सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको सुपारी दे दी गई है हिंदू और मुसलमान करने की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने की। सिद्धार्थ जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। प्रधानमंत्री बिहार में नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोले हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर वो पूरी तरीके से वायरल है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश की जनता सवाल पूछ रही है कि जब आपको कश्मीर में होना चाहिए था और वहां से अगर आप मैसेज भी देना चाहते थे तो आपको वहां से मैसेज देना चाहिए था। अगर आप सॉइल कहना चाहते थे तो आपको बिहार की सॉइल याद रहे क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। आप कहते कि इसी जम्मू कश्मीर की सॉइल से, इस हिंदुस्तान की सॉइल से मैं दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं, और खास तौर पर पाकिस्तान को। लेकिन आपके दिमाग में तो सिर्फ एक चीज है, इलेक्शन। जी सबसे पहले तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दी की संवेदनाएं जो हैं वो पूरी दुनिया से आ रही हैं। केवल भारत से नहीं, पूरी दुनिया की संवेदनाएं हमारे साथ हैं। हमारी भी तो शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि है ही। अब ध्यान है कि सबको पता रहना चाहिए कि इस आतंकवादी घटना में सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं मारे गए, विदेशी नागरिक भी हताहत हुए। सिर्फ हिंदू ही नहीं मरे, मुसलमान भी मरे। ये डेटा बता रहा है, भारत सरकार का ही डेटा बता रहा है। अब आश्चर्य ये कि पहलगाम की सीमा, पहलगाम ऐसा जगह नहीं है जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। 100 किलोमीटर से ज्यादा भारत के अंदर है, भारत के अंदर वो 100 किलोमीटर है। तो सैकड़ों सैलानियों पर अगर दर्जन भर भी पुलिस या सेना वहां नहीं थी
तो इसका तो ये तो चिंता का विषय बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा चिंता के समय में, जिस समय चिताएं जल रही हो, हमारे भारतीय संस्कृति में तो मैयत अगर कहीं जा रही है, आप किसी काम से जा रहे हैं तो वो काम छोड़ के आप मैयत में कंधा देने जाते हैं। ऐसे समय में अगर कोई भी राजनीति, क्योंकि भारत एक राष्ट्रीय शोक से गुजर रहा है। 2-4 दिन पहले वेटिकन में पोप मरे तो भारत सरकार ने ही राष्ट्रीय शोक 3 दिन या 5 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। कल तो हम परसों तो हमारे देश के नागरिक मरे हैं। ऐसी स्थिति में जिस समय राष्ट्रीय शोक का माहौल हो, उस समय किसी भी तरह का चुनाव प्रचार या किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम करना संवेदनहीनता ही दिखाता है। लेकिन हमें ये पता है कि भारत के वर्तमान प्रधान जी पिछले 10 साल से नैतिकता या अनैतिकता, उचित या अनुचित पर अपना वो व्यवहार नहीं करते हैं। वो केवल कानूनी रूप से देखते हैं कि यहाँ किसी कागज में लिखा है, किसी कानून में लिखा है क्या कि ऐसा नहीं करना। तो इस तरह की, जैसे मैंने कहा कि कहीं मैयत जा रही है, आप अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन आपका संस्कार ये कहता है, परंपरा ये कहती है कि आप अपनी गाड़ी से उतर जाइए और मैयत में कंधा दीजिए। ये एक भारत की संस्कृति है, किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, किसी कानून में नहीं लिखी हुई है। इसीलिए अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूं तो मैं किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा होता हूं, मैं केवल अनुचित काम कर रहा होता हूं, अनैतिक काम कर रहा होता हूं। वो काम संवेदनहीनता दिखाता है। ये काम भी उनका, प्रधान जी का, इसी तरह की एक संवेदनहीनता दिखाता है। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का कोई कानून के किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कर भी लूंगा तो इस पर कोई कानूनी पेचीदगी तो है नहीं। बस यही होगा कि आपके हमारे जैसे लोग इस चीज को टीवी पर चर्चा करेंगे, चर्चा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे आपने कहा कि इसके सबसे पहले तो इसके बावजूद जो भारत में कल मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसने कुछ निर्णय लिए थे। उस निर्णय का स्वागत तो करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन हमें सबको पता है कि कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस हमेशा वर्दी में रहती है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कल की मीटिंग देख लीजिए, उसका फोटोग्राफ कोई भी डीबी लाइव के दर्शक देख लें। आप भी इस कार्यक्रम में बाद में कार्यक्रम चलते चलते दिखा सकते हैं। कल जो भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, उसमें एक भी वर्दीधारी व्यक्ति नहीं था। भारत की सेना के कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं थे, न तो आर्मी के थे, न तो एयरफोर्स के थे, न तो नेवी के थे, न तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, न तो सीएसडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक अपराध भारत में घटित हुआ, आप कह रहे हैं आप उसको सजा देने वाले हैं, तो सजा कौन देगा? राजनेता देगा क्या? राजनेता तो गोली नहीं चलाता है, राजनेता तो बंदूक नहीं चलाता है, राजनेता तो मिसाइल नहीं चलाता है। ये सब चलाने के लिए तो आपको वर्दीधारी सैनिक चाहिए। सीसीएस की मीटिंग में एक भी वर्दीधारी सैनिक नहीं था। तो भारत किसके ऊपर सजा देने वाला है? वो जो भारत कह रहा है कि हम आतंकवादियों को हम सजा देंगे, उनकी कमर तोड़ देंगे, बहुत खुशी की बात है, तोड़ेंगे। सबसे पहले शिनाख्त तो कीजिए। 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक भारत सरकार ये कह नहीं पाई है कि वो कौन लोग थे। वो कौन लोग थे शिनाख्त करेंगे ना। आप किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे ये तो हम मान रहे हैं, आपने फांसी का फंदा तैयार कर लिया है, किसको चढ़ाएंगे? गर्दन किसकी है उसकी तो शिनाख्त कीजिए। शिनाख्त इन्होंने की नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमारी आशा है कि आज शाम में जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें शायद भारत सरकार कुछ और जानकारी दे। और प्रधानमंत्री जी जो अंग्रेजी में बिहार के धरती से कुछ बात कही, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि वी विल ट्रैक डाउन। इसका मतलब है कि वो भविष्य में उन लोगों को खोजने वाले हैं, उनको अभी तक पता नहीं है, अभी तक भारत शिनाख्त नहीं कर पाया है, आने वाले समय में वो ट्रैक करेगा। तो इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं भयंकर और बहुत ही बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। सुरक्षा चूक हुई और भारत ने कुछ निर्णय लिए। उस निर्णय का हमको स्वागत भी करना चाहिए। सिंधु नदी समझौते के बारे में निलंबन हुआ, वो कितना व्यवहारिक है नहीं व्यवहारिक है आपने बता दिया। लेकिन बहुत आश्चर्य है कि भारत ने ये नहीं कहा, भारत ने ये तो कह दिया कि अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे। भारत ने ये नहीं कहा कि हम मुंद्रा पोर्ट से कराची पोर्ट तक हर साल 60,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात भारत से होता है, शक्कर का, दवा का और कपड़ों का, 60,000 करोड़ रुपया वो हम बंद करेंगे, भारत ने नहीं कहा। ये आप बंद करते तो पाकिस्तान पे तुरंत चोट पड़ती, क्योंकि सिंधु पानी को आप रोकते रोकते 10 साल लगेगा।
क्योंकि सिंधु नदी का जो पानी है उसको पाकिस्तान से रोकने के लिए आपको अपने सिंधु नदी पर बांध बनाना है। तो बांध तो कल सुबह तक नहीं बनने वाला है, बांध बनने में 10 साल लगता है। तो 10 साल बाद पाकिस्तान ने अगर कल भारत में दहशतगर्दी की तो उसको सजा 10 साल बाद तो नहीं मिल सकती ना, तुरंत आपको सजा देनी है। आपने सजा देने के लिए सिंधु नदी का पानी रोकने की बात की, वो 10 साल बाद रुकेगा। आपने अटारी बॉर्डर रोक दिया, बहुत स्वागत है। लेकिन आपने मुंद्रा से कराची जाने वाले सालाना 60,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात भारत करता है, भारत से शक्कर जाता है, भारत से कपड़ा जाता है, भारत से दवाइयां जाती है, उसको क्यों नहीं रोका? हर भारतीय का 500 रुपए सालाना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज पाकिस्तान सरकार को जा रहा है। आपने उसको क्यों नहीं रोका? आपके ही बेटे बीसीसीआई, सिर्फ बीसीसीआई के नहीं, आईसीसी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कभी एक बार कहा कि हम आईसीसी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को निकाल देंगे? वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? जिस चीज पर आप तुरंत चोट पहुंचा सकते हैं, जिस चीज पर आप तुरंत चोट पहुंचा सकते हैं, उस पर आप नहीं पहुंचा के आप अगर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि एक तो सुरक्षा चूक हुई है, दूसरा आप अभी तक आपको ये पूरी तरह से तैयारी नहीं है कि चीज पाकिस्तान को किस तरह से इस चीज में पाकिस्तान की जो संलिप्तता है उसके अपराध को ये साबित कर सके। इनको थोड़ा सा ना 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे। उस समय करगिल में पाकिस्तान के कुछ लोग घुस के आ गए थे। पाकिस्तानी सेना ने बोला कि हमारे सैनिक नहीं है, कोई और हैं। भारत के लिए थोड़ी सी अटपटी स्थिति हो गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ, उस समय जो मुशर्रफ थे, उनके ऑडियो टेप्स को बाहर कर दिया। देखिए, पाकिस्तान के जनरल खुद फोन पर मान रहे हैं कि ये हमारी सेना है। जैसे ही भारत ने वो ऑडियो टेप बाहर किया, पूरी दुनिया की संवेदनाएं तो पहले भारत के साथ थी, पूरी दुनिया का समर्थन भी भारत को मिल गया। इस तरह का समर्थन मिला कि व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला के तलब किया गया और उनको डांटा गया। और उसके बाद भारत को इतनी हिम्मत हुई कि वो सैनिक रूप से टाइगर हिल रहे, या भारत के एयरफोर्स चीफ भी मिराज उड़ा के पूरे कारगिल को वापस हम लोगों ने कारगिल से पाकिस्तान को भगा दिया। तो इसका मतलब ही यह है कि सहानुभूति अपने जगह पर है, लेकिन जब तक आप साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करते हैं तब तक दुनिया भर का समर्थन आपको नहीं मिलता है। और साक्ष्य भारत की जनता को देने में 48 घंटे में भारत की सरकार अभी तक किसी भी तरह का प्रमाण नहीं दे पाई है कि ये हमला किस व्यक्ति ने किया या किस गुट ने किया या इसके आका कहां बैठे थे। हमें भी पता है 2008 में बंबई में बम हमला हुआ, पाकिस्तान का एक आतंकवादी आया, हमने उनको पकड़ के उसको हमने फांसी भी चढ़ा दी, लेकिन हम सबको पता है कि उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में था। तो आपको जब तक आप शिनाख्त नहीं करते हैं कि अपराधी कौन है, तब तक आप सजा किसको देंगे? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, और जो कुछ लोग व्हाट्सएप पर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि किसी भी समाज में ना 3 तरह के लोग होते हैं। उदार लोग होते हैं, कट्टर लोग होते हैं और बर्बर लोग होते हैं। उदार लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, कट्टर लोगों को सीमित किया जाता है और बर्बर लोगों को दंड दिया जाता है। आप तीनों को क्लासरूम में ना 30 बच्चे बैठे हैं, किसी एक ने बदमाशी की तो 30 बच्चों को टीचर छड़ी नहीं मार सकता। टीचर का काम है कि बदमाश कौन है, उद्दंड बच्चा कौन है, उसकी शिनाख्त करो और उसको क्लास से निकालो। आपके क्लास में टीचर पीछे मुड़ के ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, किसी ने टीचर के माथे पर चॉकपीस फेंक दिया, तो 30 बच्चों को आप डंडा नहीं मार सकते हैं। तो ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना से एक चीज स्पष्ट हो गई कि ये बीजेपी के कुछ लोग या बीजेपी से समर्थन रखने वाले या राइट विंग के समर्थन रखने वाले या जिसे कहते हैं सांप्रदायिक तरह के लोग व्हाट्सएप पर भले इस चीज को कुछ लोग बढ़ा रहे हों, लेकिन मैं भी व्हाट्सएप ग्रुपों में हूं। ज्यादातर सोशल मीडिया में ये दिख रहा है कि किस तरह से कश्मीर में वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी जान पे खेल के, क्योंकि ये जो घाटी थी पहलगाम की, वो ऐसी घाटी थी जहां पर की गाड़ी वगैरह नहीं पहुंचती थी, उनको वहां पहुंचने के लिए पैदल या घोड़े से ही संभव था। तो जो हजारों सैलानी थे जो वहां से भाग रहे थे, उनको सुरक्षित निकालने का काम भी तो वहीं के नागरिकों ने किया, वहीं के मुसलमानों ने किया, और ये चीज सोशल मीडिया पर काफी फैल गई है। मेरे ख्याल से ये जो कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत छोटे अल्पमत में है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया महत्वपूर्ण हो गया है। तो कोई भी एक ट्वीट कर देता है तो वो उठता है, लेकिन ये भी देखिए कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में
सोशल मीडिया पर इस तरह की भी कहानियां चल रही हैं। जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी युवा मोर्चा के कोई सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मुझे वहां के स्थानीय किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे बचाया, वहां के स्थानीय व्यक्ति ने बचाया। हमने देखा है लोगों को खच्चरों पर, घोड़ों पर वहां के स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला है, एक एक करके निकाला है। तो ये चीज बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि इस तरह की जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा अल्पमत है, उस पर बहुत ज्यादा जी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे चिंता का विषय यह है कि भारत सरकार को 48 घंटे बाद भी वो ये तो कह रही है कि हम आतंकवादियों का कमर तोड़ेंगे, लेकिन वो शिनाख्त जी नहीं कर पा रही है कि वो आतंकवादी कौन थे। आप किसकी कमर तोड़ने वाले हैं, ये तो पता लगे। बिल्कुल, आप किसकी कमर तोड़ने वाले हैं और किसको फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, ये तो पता होना चाहिए। पहले आप इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और इतने अंदर तक, ये कोई पाकिस्तान की बॉर्डर से लगी हुई सीमा नहीं है। चले हम मान लें कि वहाँ पर इस तरह की घुसपैठी या घुसपैठ हुई और पता नहीं चला, हालाँकि वो भी एक तरह की नाकामी ही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तो इतने अंदर तक, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर गई भी हूँ, मेरे पास वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं और मुझे पता है कि कैसे रास्ते से वहां जाया जाता है और कैसा वो पूरा एरिया है जहां ये आतंकियों ने अपना तांडव वहां पर मचाया। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप सोचिए कितना वक्त उनको लगा। 2 हफ्ते की बताया जा रहा है कि रेकी की गई है। अब अलग अलग तरह के स्केचेस जारी किए जा रहे हैं, उसमें भी आप स्केचेस देखें तो अलग अलग तरह के नजर आते हैं। अब आप कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किस पर आप कार्रवाई करेंगे, ये सवाल है। और सवाल फिर ये भी है, रविंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र शिरोन सीनियर जर्नलिस्ट। रविंद्र जी स्वागत आपका। और इसके साथ मेरा सवाल आपसे, बिहार में है नरेंद्र मोदी, वहां वो चुनावी राज्य है, वहां जो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पर जो वायरल है उसका जिक्र हमने कर लिया है। सर बैठक होनी है आज, उस सर्वदलीय बैठक का भी वो हिस्सा नहीं होंगे, उसको भी रक्षा मंत्री ही वो करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि वो बिहार में है। जेडीयू का कोई लीडर शामिल नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अटेंड कर रहा है। यानी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर कुछ मायने रखता है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिन जो 56 इंच की छाती होने का दम्भ भरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता है, हिंदू हितैषी वो अपने आप को मानते हैं, वो तमाम तमगे अपने ऊपर पहनते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी नमस्कार बुशरा जी, और थोड़ा विलंब से जुड़ने के लिए माफी चाहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार में नहीं है, प्रधानमंत्री चुनाव में है। और अगर चुनाव कहीं दूसरे प्रदेश में होता तो प्रधानमंत्री वहाँ होते। ये पॉलिटिकल रैली है और हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की आखिरी रैली कहीं होती है उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाती है। तो ये शुरुआत है, अभी तो 6 महीने का वक्त है। झंझारपुर में आज गए हैं और ऐसे प्रधानमंत्री के कई सारे दौरे होने हैं, उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अगर प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आ गए तो उसके बाद भारत आने के बाद उनको सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए था, लिया है। और उसके बाद अब सर्वदलीय बैठक में हिस्सा ना लेकर वो बिहार गए। पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आम आवाम को, आम इजलास को। उनकी भावनाएं क्या हैं, वो तो नेता ही हम लोगों की जनप्रतिनिधि हैं। तो उनकी एक सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मर्जी है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। लेकिन अगर बुलाई गई है तो उसका मतलब यही है कि सरकार सारे देश को, तमाम नेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है और इस मुद्दे पर जो सही बातें हैं उनको उनसे रूबरू कराना चाहती है ताकि सब लोग एक पेज पे आए। जी इस तरह की जो बैठकें होती हैं बुटका जी, उसमें हमने देखा है कि जो भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बैठक के भीतर जो बातचीत होती है उसको गुप्त रखता है, क्योंकि सबको मालूम है कि देश के ऊपर ये संकट है और इस संकट का जो समाधान है इसका वो हम लोगों को करना है, मिलजुल कर करना है। और इस तरह की बातें कभी मीडिया में लीक नहीं होती हैं, ये हमने पहले भी देखा है। लेकिन हमने ये भी याद है हमें कि जब चीन पर सर्वदलीय बैठक हुई थी, कोविड का वो दौर था, तब प्रधानमंत्री ने उस बैठक में हिस्सेदारी की थी और उन्होंने कहा था कि कोई गुस्सा है नहीं, जो कि बात उनके बार बार कई फौजी अधिकारियों ने और उसके बाद कई अलग अलग मसलों में वो बात गलत साबित हुई थी। तो पीएम का सर्वदलीय बैठक में ना रहना बहुत मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, गलत है, एक अच्छा संदेश तो नहीं दे रहा है। जेडीयू एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो रहे ना रहे
नहीं रहना गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है, रहती तो ज़्यादा अच्छा संदेश दे सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर आज सबकी नज़रें हैं। प्रधानमंत्री के जी आदेश के बाद कोई भी कार्रवाई भारतीय सेना करती है, और पीएम अगर इस बैठक में रहते, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अगर भरोसा दिलाते और पूरी घटना का आधिकारिक तौर पर सिलसिलेवार ब्यौरा अगर तमाम नेताओं को देते, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता, जनता का भी भरोसा उसमें ज़्यादा पैदा होता। लेकिन ये मौका शायद बीजेपी चूक गई है, सरकार चूक गई है। अब इसका कितना ज़्यादा नुकसान भारत को होगा? भारत में पहले से ही जिस तरह से हम लोग समुदायों के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट देख रहे हैं, कैसे एक पूरा प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया एक ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसको और गहरा करने की कोशिश कर रहा है, जो धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक समुदायों के बीच एक विभेद है उसको कैसे गहराने की कोशिश कर रहा है, उस पर अभी तक देखिए न पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसकी तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है कि मीडिया को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो खूब अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन सरकार हमेशा ये बात बोलती है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, और जो ऑफिशियल बयान सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधिकारी हों या सेना के अधिकारी हों, उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आएगा उस पर आप भरोसा कीजिए। लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही हैं, और गोदी मीडिया एक इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कम से कम देश का भला तो होता हुआ नहीं दिखा। वो तो देश को एक ऐसी गहरी खाई में धकेलने जैसा है जिससे कि शायद बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के लिए होगा। ये मौका एक जी ऐसा मौका है जब कश्मीर में इसके पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, हम सब लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा हादसा है, ऐसा नरसंहार है जिसने कश्मीरियों को भी मुझे लगता है भारत के और नज़दीक लेके आए। हिंदुस्तान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, लेकिन दिली तौर पर जो हमने इस बार उनके अंदर एहसास देखे हैं भारत के प्रति, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं, इस तरह की सीधे तौर पर इतने बड़े समुदाय का प्रकटीकरण शायद हम लोगों ने पहले नहीं देखा। और इससे कश्मीर के लोग कितना खौफजदा हैं, कितना गुस्से में हैं, और किस तरह से वो इसको इंसानियत का कत्ल मान रहे हैं, ये अपने आप में भारत की अटूट संस्कृति का, एकता का सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पर हम लोगों को देखना चाहिए। और इस मौके को वैसा ना देख के हम लोग एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर जब मीडिया देख रहा है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस कोई बात नहीं हो सकती। और शायद जो देश के दुश्मन सरहद के उस पार बैठे हैं, उन लोगों के लिए जी एक किस्म से मदद करने का ये काम है। ये मौका था भारत के तमाम लोग, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक आवाज में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के रास्ते हम लोगों को दिखा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक आवाज में सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही मीडिया को भी उसी तरीके से आवाम को एकजुट करने की आवाज में यह तमाम बातें बोलने की जरूरत थी कि जो आज तक जो भी हमारे भेद थे, रविंद्र जी, मुझे लग रहा है आप बहुत एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन पेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं। वो मीडिया जो पिछले 11 साल से सिर्फ यही कर रहा है, उसको तो एक छोटे से छोटा मौका चाहिए ये करने का। आप देखिए, आप तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि कैसे उन लोगों को टेस्टिमनी ली जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया आप वहां थे, क्या हुआ, क्या आपसे आपका मजहब पूछा, क्या इस तरह से लोगों की पैंट उतरवाई जा रही थी, क्या उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था, ये सब पूछा जा रहा है। और जब लोग इसको डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे तो वहां कश्मीरी लोगों ने बहुत मदद की, हमारे साथ तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जाने उन्होंने लोगों की बचाई हैं, तो उनको फौरन स्क्रीन से हटाया जा रहा है। ये तो बार बार ये नहीं कहा नहीं जा रहा है, भारत पर हमला नहीं, बुशरा जी हिंदुओं पर हमला सही कहा कह जा रहे रहा है, हैं। हिंदुओं का नरसंहार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने तो एक वीडियो ऐसा नहीं देखा जो ये कहता हो कि किसी का मजहब जान के उसको मारा गया। मेरे सामने तो कोई वीडियो नहीं आया ऐसा तो बस मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, और उस नैरेटिव को वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं, उन्होंने बार बार धराशायी कर दिया, बार बार धराशायी किया है कि ये इंसानियत पर हमला है, ये किसी हिंदू मुसलमान पर हमला नहीं है। और वहां पर जो जिन्होंने पर्यटकों के लिए अपनी जानें दे दी, वो लोग कौन थे? वो तो लोकल लोग थे। और ये तो पुष्पराज जी देखिए कितनी हैरानी की और शर्म की बात है। हमारे बड़े जी भाई साहब बैठे हुए हैं सुनीलम जी यहाँ पर, हमसे ज्यादा इन्होंने इस तरह की वारदातें देखी हैं। कितनी हैरानी की बात है कि पहली दफा हम लोगों को हिंदू और मुसलमान को
के बीच में इस तरह का विभेद देखने को मिला है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं पर हमला किया। अरे किसी अगर टेम्पल में किसी मस्जिद में भी बम ब्लास्ट होते थे तब भी कभी नहीं कहा कि मुसलमानों पर हमला हुआ है या हिंदुओं पर हमला हुआ है। 26/11 की रिपोर्टिंग हम सब लोगों ने की होगी अपने काम, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसने कहा कि ये हिंदुओं पर हमला जी है, सबने कहा कि देश पर हमला है, वो देश पर हमला था। 26/11 की रिपोर्टिंग में जो लोग थे, जो भी आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, वो किसी भी धर्म के हों। क्या किसी ने मुद्दा उठाया कि ये किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं? कोई सरकार ने इस तरह की बात कही? किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है और ये जो जहर बोया जा रहा है, इसी जहर, देखिए ये जहर एक तरफा नहीं होता है। अगर यहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है तो किसी दूसरे मुल्क में कोई दूसरे धर्म के लोग कम तादाद में हैं। ये रेपरकशन सबको भुगतने पड़ते हैं। ये आग ऐसी है जो कभी शांत होने वाली नहीं है। अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक मेजोरिटी के लोग अगर किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे तो उस धर्म के खिलाफ कहीं ना कहीं उस धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो कहीं और किसी को टारगेट करेंगे। ये एक विशेष साइकिल है, ये कभी खत्म ना होने वाली घटना है। इससे किसी का भला नहीं होता और ना हुआ है। और ये बात समझने का वक्त था गोदी मीडिया के पास, अपने सारे पाप धोने का वक्त था, लेकिन वो उन्होंने मौका खो दिया है। और अब तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उससे, और एक और भी अहम बात है, हम लोग किस तरह के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार क्या जवाब देना चाहती है और किस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए। हम लोगों को ये भी जरूर जानने की जरूरत है कि जब बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि सारे आतंकी तो ढेर हो गए थे नोटबंदी में ही, तो अब कौन है ये लोग जो आ रहे 2016 के बाद? जब हम लोगों ने बालाकोट में स्ट्राइक की तो सारे आतंकवादियों के ठिकाने जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी वो ध्वस्त कर दिए थे। तो ये अब लोग कौन है जो आ गए हैं? तो इन बातों पर भी हम लोगों को गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। और बुशरा जी, पिछले 5 बरस का वक्त जो हमने खो दिया, हम लोगों में से किसी मीडिया के साथी ने सवाल नहीं पूछा कि भैया वो 300 किलो RDX कौन लेके आया था। अगर सरकार से हम लोग, इस देश के लोग अगर उस दिन सवाल पूछ लेते तो आज ये घटना नहीं होती। लेकिन उस वक्त भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। पुलवामा पर जो आतंकी हमला हुआ था उसको कमतर दिखाने की कोशिश की गई और इंटेलिजेंस का जो फेलियर था उसको कहीं ना कहीं पर्दे के नीचे छिपाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सरकार जो है वो बच के निकल पाई। सरकार कोई भी हो, चाहे आज हिंदुस्तान की ये सरकार हो, चाहे 1952 की नेहरू की सरकार हो, हर सरकार जवाबदेही के तले बंधी हुई है संविधान में। अगर जिस तरह के हम लोगों को अख्तियार दिए गए हैं उसमें सरकारों को जवाब देना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जवाब नहीं मांगे और इस वजह से ये घटना दोबारा घट गई। सरकार से आज भी जवाब मांगने की जरूरत है और पिछले वाली घटना का भी जवाब मांगने की जरूरत है। जी बुशरा जी। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि उसका जवाब अगर मिलता तो जाहिर सी बात है कि आज ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर भी वो उसी तरह से जवाब देते। लेकिन उसके बाद तो उनको लगा कि देखिए हमने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, लोगों ने भर भर कर हमें वोट दिए। 2019 में हमने देखा कि फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हो गए, तो उनको तो ये लग रहा है कि उनके पास एक सेट फॉर्मूला है कि कैसे क्या करना है और कैसे सत्ता पर काबिज रहना ही है। अब बहुत छोटे छोटे कॉमेंट्स मैं दोनों सिद्धार्थ जी आपसे और सुनीलम जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। सुनीलम जी, आपका लास्ट कमेंट कि आपसे मेरा सवाल है कि अब आगे आप क्या देख रहे हैं? अगर इसी तरीके से देश में इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि वो तो एक यूनियन टेरिटरी है, वहां तो केंद्र सरकार की हम बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ देखना। अजीत डोभाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब जिम्मेदार हैं, रक्षा मंत्रालय, ये सब जिम्मेदार हैं। आगे अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसी नफरत की सीढ़ी पर चढ़ के इसको भुनाया जाएगा बिहार के इलेक्शन में? ये जो प्रयास है, इस प्रयास को विफल किया जाना चाहिए सामूहिक तौर पर, और मुझे लगता है कि बिहार के लोग ये करेंगे। वो इस पॉलिटिक्स को, जो नफरत और घृणा के आधार पर वोट बटोरने की जो पॉलिटिक्स है, उसको वो समझते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि 25 से ज्यादा घटनाएं 2014 से आज तक, जिन्हें बड़ी आतंकी घटनाएं कहते हैं, उसकी लिस्ट इस समय पूरे वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। वो 25 घटनाओं का जिम्मेदार कौन है और उसके अंदर कौन से दोषियों को पकड़ा गया और किन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, तो ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में इस देश की जनता सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित नहीं है।
ये देश सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने और ले जाने का काम गोदी मीडिया तो अपना वहां पर जाके लाल चौक के अंदर वही कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोगों ने खदेड़ दिया लाल चौक से वहां की, क्योंकि वहां पर तो इंसानियत के और इस्लाम मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई ये सब नारे लग रहे थे वहां तो। और जो है तो अब ये काम तो कौन करेगा? ये काम पॉलिटिकल पार्टीज करें तो जो इंडिया गठबंधन है उसके लोग करें, या सिविल सोसाइटी के लोग करें, जो या फिर जो एक अल्टरनेटिव मीडिया है, उस लोगों को ही ये काम हाथ में लेना पड़ेगा। और मुझे लगता यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप किसी भी तरीके से पोलराइजेशन नहीं होने दें। कोशिश ये हो रही है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को सभी चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ रही है कि मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लाइफ थ्रेट मिल रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, वो सुरक्षित रहें। तो हमारा काम ये है, हम जहां कहीं पर भी हों पूरे देश के अंदर, और अगर डीबी लाइव देख रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर कोई आंच ना आए, क्योंकि जो लोकल लेवल के ऊपर जो इस तरीके की हुड़दंग करके जो राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों का बराबर ये प्रयास रहता है। और इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे देश के अंदर घूमने में ऐसा लगता है कि वो अपने देश के अंदर नहीं, एक दूसरे नागरिक के तौर पर, द्वैम दर्जे के नागरिक के तौर पर वो घूम रहे हैं, जहां हर कोई व्यक्ति उन्हें संदेह की निगाह से देख रहा है। तो हमारा जो मामला है वो अमेरिका की पाकिस्तान की फौज के द्वारा अगर ये प्रायोजित है तो उसका इलाज होना है, पाकिस्तान की जनता का इलाज नहीं होना है। मुसलमानों की जनता का, मुसलमानों का और जम्मू कश्मीर की जनता का इलाज नहीं होना है। ये वाली बात एकदम साफ रहनी चाहिए कि हमारी सरकार जो है केवल गाल बजाती है और लिप सर्विस देती है, लेकिन वो पाकिस्तान के फौजी एस्टेब्लिशमेंट का, जिसे कहते हैं बाल बाका, भी अभी तक 14 साल के अंदर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए उनकी हिम्मत बहुत खुल करके, जितने बड़े टेररिस्ट आउटफिट हैं उनके सबके हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये केवल इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार इस मामले के अंदर सीरियस नहीं है। वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, देश को सुरक्षित, देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ होकर के जिस तरीके से उन्होंने बंद किया, जिस तरीके से पूरे एक साथ रिएक्ट किया, और इन बातों को हाईलाइट करना हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आपको याद होगा जब पाकिस्तान का सबसे पहले कबीलियाओं ने हमला करने का काम किया था तो मकबूल जी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने पंडितों को कुछ नहीं होने दिया था। और आप जब पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे थे तो गांधी जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे उम्मीद की किरण दिखलाई पड़ती है। ये बात तो सबको याद रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आज भी वहां पर हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोग, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, वो लोग ये काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी जो कश्मीरियत है वो साझा संस्कृति वाली कश्मीरियत है, और मुझे लगता है कि उसको लेकर के हमें लोगों के बीच जाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे ही देश के फौज में ब्रिगेडियर उस्मान हुए, हमारे देश की फौज में जो है हामिद हुए, हमारे देश के ही जो है मिसाइल मैन जिन्हें कहा गया राष्ट्रपति जो बने। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है पहचान करके आप उनके ऊपर संदेह करने का काम करें और पंचर बाने से लेकर के उनके पहनावे के ऊपर आप टिप्पणी करने का काम करें। तो ये समय है देश को एकजुट रखने का, समाज को एकजुट रखने का, और जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ, उनको इसका लाभ ना मिले ये सुनिश्चित करने का। जी बिल्कुल। लास्ट कमेंट सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षेप में, वक्त की बहुत कमी है। आगे मेरा सवाल यही कि लोग ये पूछना चाहते हैं एक के बाद एक इस तरह के हमले और उसके बाद फिर एक और हमला, आगे क्या देश ये जरूर जानना चाहता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे लग नहीं रहा है कुछ होने जा रहा है। जैसा आपने भी कहा कि अभी तक तो आप शिनाख्त भी नहीं कर पाए हैं, आप कार्रवाई तो तब करेंगे ना जब आप शिनाख्त कर लेंगे। जी, सबसे पहले तो जो ये सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है जिसके बारे में शिवरन जी ने भी कहा, तो जब कोई सांप्रदायिकता का जहर फैलाता है तो केवल उसको बुरा भला कहने से नहीं होगा, जहर की कोई न कोई दवा देनी होती है। तो एक चीज हम जान लें कि भारत की संस्कृति 5000 साल की इतनी पुरानी है कि 50 आदमी या 500 आदमी व्हाट्सएप पर कोई जहर फैला दें
तो पूरे देश में वो फैलेगा, ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति पर भी हमको भरोसा रहना चाहिए कि हमारी संस्कृति साझा संस्कृति है। दूसरी बात ये कि ये जो भी संस्कृति, मैंने जैसे कहा कि इस जहर का कोई ना कोई दवा होना चाहिए, तो मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक है टर्की, टर्की जी। नाम का देश है, इस्लामिक देश है, लेकिन और दूसरी बात, हाँ, मुख्य बात यह है कि ये जो आतंकवाद होता है ये केवल भारत में नहीं होता है, दूसरे देशों पर भी, विदेशों में भी आतंकवादी हमले होते हैं, पाश्चात्य देशों पर भी होते हैं। अमेरिका में 9/11 हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो आतंकवाद से दूसरे देश किस तरह से इस चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी देख के समझने की बात होती है। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं। टर्की एक देश है जो कि इस्लामिक देश है, लेकिन इस्लामिक देश होते हुए भी क्योंकि वो उदार देश है, इसीलिए पाश्चात्य देशों ने उनको अपने साथ नेटो में अंग बना के रख लिया है। नेटो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका की संस्था है, लेकिन टर्की ज्यादा भाग उसका एशिया में है, वो इस्लामिक देश है, फिर भी क्योंकि उदार इस्लाम है, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य देशों ने टर्की को अपने साथ रखा है। दूसरा एक देश है जहां पर मक्का मदीना है, सऊदी अरब है। हमको पता है कि सऊदी अरब के सारे कानून कट्टर हैं। वो कट्टर होते हुए भी भले पाश्चात्य देशों ने उन्हें नेटो का अंग नहीं बनाया है, लेकिन उनके साथ व्यवहारिक संबंध रखते हैं। इसका मतलब कट्टरता के साथ भी व्यवहारिक संबंध रखा जाता है। तीसरा एक इस्लामिक देश है अफगानिस्तान, जहां पर कि हमें पता है महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। तो जो पाश्चात्य देश हैं जहां पर बर्बरता होती है वहां पर उनको घुस के मारते भी हैं। ये भी हमने देखा है कि जहां पर बर्बरता होती है वहां पर विदेशी सेनाएं घुस के भी मारती हैं। तो आप किसी भी संस्कृति में, इसीलिए मैंने कहा उदार लोग भी होते हैं, कट्टर भी होते हैं, बर्बर भी होते हैं। आप सबको एक रंगा ना रंगने जाइएगा तो जैसे शेवरन जी ने कहा कि आप भले अपने देश में बहुसंख्य हो लेकिन किसी दूसरे देश में आप अल्पसंख्यक हो, तो यहाँ पर आप अगर बहुसंख्या के बल पर किसी अल्पसंख्यक को परेशान करोगे तो आप जहाँ अल्पसंख्या में हो वहां का बहुसंख्यक आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखने जी। वाली बात है। दूसरी बात, ये जो आतंक, समय हो गया तो मैं खत्म करता हूँ, नहीं तो आपने जी। एक समय जी है जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अच्छा, शॉर्ट नहीं, में बस कर देता समय हूँ की कमी है जी। हाँ तो खत्म कर जी देते हैं फिर। आप मुख्य बात मैंने बता दी, पहले भी बता जी दी। ठीक है ठीक है ठीक है। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी रविंद्र जी। 30 सेकंड लास्ट कमेंट आपका। हम तो अमन की गुजारिश करेंगे, देश में अमन हो, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको वाकई मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और सरकार इस तरह का एक संदेश दे कि भैया हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश के नागरिकों पर हमला हुआ है। और ये संदेश अगर सरकार की तरफ से आएगा तो लोगों में जिस तरह का विभेद फैल रहा है वो खत्म होगा। और पूरे देश के लिए जो सुनीलम जी ने भी अपील की है, मैं उसी में अपनी आवाज़ मिलाऊंगा कि जो कश्मीर से गरीब लोग शॉल बेचने आते हैं उनको पीटने से कोई हासिल कुछ होगा नहीं, उन गरीब लोगों को मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो स्टूडेंट बेचारे दूर दराज से आके अपने घरों से दूर आकर हमारे इलाकों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हमें उनके ऊपर वैसी ही प्यार भरी नज़र रखनी चाहिए जैसी नज़र उनके परिवार के लोगों ने हमारे इधर हिंदुस्तान के इस इलाके से गए पर्यटकों पर रखी। जैसे उनको खिलाया पिलाया और लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर गोली चलेगी तो आपसे पहले हम लोग मरेंगे। तो इस तरह की भावना रखेंगे, मुझे लगता है तभी ज़रूरी है, और सरकार की तरफ से ये बात आएगी तो उसका दूरगामी परिणाम होगा। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और मैं लास्ट में कह दूं कि आपको नाउम्मीदी ही हाथ लगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। हमें पता है कि सरकार इस सब पे कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, और मीडिया किसके कहने पर, किसकी ब्रीफिंग पर और किस तरह से काम करता है ये भी हमें पता है। तो आगे इसको सिर्फ बढ़ाएंगे ही। ये आप जैसे, हम जैसे और आम जो लोग हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी एक इंसानियत का तकाजा दिखाते हुए वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, इन कश्मीरियों ने हमारा साथ दिया, इंसानियत का पैगाम इन्होंने दिया और अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। वो लोग, तमाम लोग हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और अभी भी कश्मीर में सैलानी हैं, वहां हैं, और उनका ये कहना है कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही रहेंगे। और यही रहकर एक तरह से उनका संदेश आतंकवादियों के लिए भी है, ये संदेश कश्मीरियों के लिए भी है और देशवासियों के लिए भी है। देशवासियों के लिए इसलिए कि देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। कश्मीरियों के लिए कि आप हमारे ही भाई हैं, और आतंकवादियों के लिए कि हम आपसे नहीं डरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।